नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज सीडीपी का कुछ सवाल लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला जो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर क्वेश्चन लाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं देर न करके प्रश्न की तरफ। है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? तो एक बच्चा है रोहन, उसको गुड़िया देने पर उसका एक प्रतिक्रिया आती है कि यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि यह लड़की वाले खिलौना है, ये लड़कियों के लिए होता है। तो उसके मन में एक समाज से कहिए या परिवार से कहिए, वैसे लड़कियों के बीच में लड़का लड़की के फ़र्क को महसूस कराया गया था या कराया गया होगा, तभी ऐसा वो लड़का बोल रहा है। तो ऐसा चीज़ अगर परिवार में देखने को मिले तो समझ जाइए कि क्या है। तो जेंडर रूढ़िवादिता उसको बोलते हैं। ऐसे अक्सर देहात में देखते हैं कि बच्चियां जब मोटरसाइकिल चलाना सीख जाती है और चलाने लगती है तो बहुत से आसपास के लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं कि देखिए वो लड़की बाइक चला रही है, मतलब उसको हीन भावना से देखते हैं। तो ऐसे भावना को जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? देखिए इसमें निगेटिव प्रश्न है, नहीं है होगी। इस पर दोस्तों ध्यान देने की बात है। सबसे पहला ऑप्शन है स्पर्शिक ग्लोब, ऑप्शन बी है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, ऑप्शन सी है दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो ये इसमें देखिए आपको हम प्रत्येक ऑप्शन को बताते हैं। सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ब्रेल लिपि। तो हम लोग जानते हैं कि दृष्टि बाधित वाले बच्चे के लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ये एक तरह की सॉफ्टवेयर आता है जो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें जो होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। छोटे अगर अक्षर होगा तो दृष्टि बाधित बच्चों को दिखाई कम देगा और उससे उसको बहुत दिक्कत होगी। तो ये तो मेरा सही होगा क्योंकि नहीं है। और ये है अब स्पर्शिक ग्लोब, तो ये तो स्पर्श अगर करने वाला होगा तो बिल्कुल है कि वो छूकर उसको अनुभव के आधार पर अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, छोटे अक्षर वाली पुस्तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? देखिए इस प्रश्न में है, पहला ही है सृजनात्मक बालक, इसी से हमारा जवाब मिल जाना चाहिए। सृजनात्मक बालक वैसा बालक होता है जिसमें नवीन चीज़ खोजने की क्षमता हो, उसकी सोच जो होती है हमेशा ऊंच होनी चाहिए, अप होनी चाहिए, अपसारी चिंतन होनी चाहिए। उसका सोच जो होता है हमेशा अमूर्त चिंतन की योग्यता की तरफ होता है, जो चीज़ नहीं जानता उसके तरफ सोच उसका हो, तो ऐसे बालक सृजनात्मक बालक बोले जाते हैं। तो हमारा जो होता है ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है क्या, अपसारी। अप बने क्या होता है हमेशा ऊपर, अप मीन्स ऊपर, तो जो ऊपर की तरफ यानी गहरी सोच रखता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन होता है निम्न सोच वाले को अभिसारी चिंतन बोलते हैं, निम्न सोच वाले को अभिसारी चिंतन बोलते हैं। और अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन आमुख, देखिए इसमें नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता बोल रहा है, यानी कि नए नए चीज़ों को
सोचता है और उसका सृजन करता है। तो ऐसे हम लोग का ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएगा इसमें? अमूर्त चिंतन भी सही है और नवीन अमुख सही है। अभी सारे चिंतन सही नहीं है। तो इसमें प्रिंटिंग का दोष है कि हम ऑप्शन नहीं रख पाए हैं। इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए, बी नहीं सॉरी, सी और डी, ये हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध किया जाता है? सृजनात्मकता को बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है? तो कैसे सुसाध किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है हमारा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस चीज़ में लगा हो प्रोत्साहित करना, पुरस्कार देना नहीं, प्रोत्साहित करना, तो बिल्कुल वो ऑप्शन सही होगा। कुछ निगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, उसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे, उसको ध्यान में रखिएगा, कभी ऑप्शन गलत नहीं होगा। ऑप्शन बी है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। तो अध्यापक केंद्रित बोल रहा है, जबकि शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित, इसलिए यह गलत होगा। ऑप्शन सी, लगातार अभ्यास और दोहराकर। देखिए, ये अभ्यास और दोहराकर क्या कौन सा शब्द है? ये निगेटिव शब्द है, बिल्कुल सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है, केवल अनुकरण द्वारा। देखिए, इसमें केवल लग गया तो सीधे इसको काट दीजिए, इस पर कोई विचार विमर्श मत करिए। बस मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक समावेशी वर्ग में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? बहुत अच्छी प्रश्न है, हमेशा इस प्रश्न से सवाल आता है। समावेशी वर्ग, आखिर समावेशी वर्ग क्या है? वैसा वर्ग जिसमें प्रत्येक तरह का बच्चे शिक्षा लेता हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, या किसी धनी परिवार के या गरीब परिवार के हो, किसी तरह का भेदभाव से रहित वर्ग को समावेशी वर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? अब ऑप्शन ए क्या दिया है? केवल शाब्दिक रूप में। अब देखिए, हम पहले ही बता दें कि केवल लगा है तो सीधे कर दीजिए, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करना है। केवल दृश्य, इसमें भी केवल लगा है, इसको भी विचार विमर्श हमको नहीं करना है। केवल मौखिक रूप से, इसको भी विचार विमर्श करना है। मेरा तीनों कट गया ऐसे ही, तो मेरा ऑप्शन कौन सा बचा? डी, बहुल रूप में समावेशी वर्ग में सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए प्रत्येक शिक्षक को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? तो यहाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर बारंबार बोलिएगा तो वो क्या होगा? निष्प्रेरित हो जाएगा, निष्क्रिय होता माने शुरू हो जाएगा, उसके अंदर निष्क्रियता बढ़ जाता है। तो इसलिए किसी बालक को ये नहीं मत कहिए कि ये काम तुमसे नहीं होगा, जबकि उसको और शाबाशी दीजिए कि नहीं तुम कर सकते हो, उसका हौसला बढ़िए कि तुम ये कर सकते हो, तुमसे ये हो जाएगा। तो उसका हौसला जब बढ़ेगा तो एक ना एक ऐसा समय आएगा उस काम को वो कर देगा। इसलिए तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ये है कि बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा। बिल्कुल प्रश्न के अनुसार तो निष्प्रेरित हो जाएगा, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। अब कोई बालक को अगर आप उसका मनोबल तोड़ते हैं तो क्या उसमें गति तेजी हो जाएगा? अधिगम की गति तेजी हो जाएगा? संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये गलत ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन क्या है? बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। ऐसा तो हो संभव नहीं है कि अभी प्रेरित हो जाएगा। अभिप्रेरित कब होगा? जब उसको प्रोत्साहित करिएगा, जब उसको अवसर दीजिएगा, जब उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहन मतलब करना ही पड़ेगा, तब जाकर आगे बच्चा अभिप्रेरित होगा। तो इसका ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? बच्चों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव, इसमें बोल रहा है कि नहीं पड़ेगा, इसलिए भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन निकल कर आ गया कौन सा? ऑप्शन ए, मेरा बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों।
7वां प्रश्न है बच्चों, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल आनुवंशिकता से। देखिए इसमें केवल लग गया तो क्या है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है केवल पर्यावरण से, बिल्कुल गलत है, केवल तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी बोल रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। इसमें कोई भी निगेटिव शब्द का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसका चांस अधिक है कि सही हो जाए। आगे देखते हैं, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से, ये तो नहीं होगा कि ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से प्रभावित होगा, तो इसलिए ये भी गलत होगा। तो हमारा कौन सा आंसर निकल कर आ गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों से बच्चों में भाषा का विकास जो होता है प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? तो ऑप्शन ये दिया है केवल मुक्त श्रवण को प्राथमिकता देता है। ऐसा तो कुछ बात नहीं है, केवल जब लग गया तो बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, बिल्कुल राइट है, ये होगा। अगले बार आगे देखते हैं, अंक उन्मुख होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी बोलता है कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं, कोई सिद्धांत पर व्यवहारवादी सिद्धांतों पर कोई निर्धारित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला हमारा जो प्रश्न ऑप्शन निकल कर आया कौन सा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा सर, बी आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? ऑप्शन ये है शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल से बाहर शिक्षिका चल जाएगी और बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे अपने आप, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। ऐसे तो और भी नहीं होगा, शिक्षिका पढ़ाते रहे अब बच्चे नहीं पढ़े, निष्क्रिय हो जाए तो संभव है कि बच्चे सीख सकते हैं कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। इसमें भी ये संभव नहीं है कि विद्यार्थी सक्रिय हो जाए और शिक्षिका निष्क्रिय हो जाए, मतलब कि विद्यार्थी अगर मतलब बैठे हैं क्लास में और शिक्षिका उस पर ध्यान नहीं दे रही है, निष्क्रिय है, कोई पढ़ाने का कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा तो बच्चा नहीं सीख सकेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ गया मेरा। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ने का लालसा है बच्चों में, तो पढ़ाने वालों की भी इच्छा उतना ही ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए हमारे जो ऑप्शन है डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या का लचीलापन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल होनी चाहिए, पाठ्यचर्या का लचीलापन होनी चाहिए। अगर उसमें कठोरापन ला दे तो बच्चा तो पढ़ नहीं पाएगा, लचीलापन तो आवश्यक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। देखिए जहाँ मानकीकरण आ गया ये निगेटिव शब्द है, किसी पाठ्यचर्या का मानक तय अगर कर दिया जाए तो बच्चा के लिए बहुत कठिन हो जाएगा सीखना, इसलिए भी ये गलत होगा। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसी से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट अगर होगा तो बच्चों को समझने में आसानी होगा, इसलिए उससे मतलब हट कर अगर कोई हम संदर्भ प्रस्तुत करते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा। अगले प्रश्न अगला ऑप्शन की तरफ
पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना, ये बिल्कुल गलत है। अगले ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना, तो रट कर याद करना, स्मरण शब्द आ जाए, अभ्यास शब्द आ जाए, दोहराना आ जाए, तो ये सारे चीज़ क्या है, निगेटिव है। तो इसलिए यह हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन निकल कर आया है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी को पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। अब यहाँ हम लोग सबसे पहला इस नहीं को देखेंगे, ये बहुत खतरनाक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान क्या होती है, तो मैंने पहले ही बताया था कि सृजनात्मक विद्यार्थी कैसी होनी चाहिए, तो हमेशा अब सारी सोच वाली होनी चाहिए, हमेशा उच्च सोचता हो, नया चीज़ खोज का हमेशा प्रयास करता हो, उसका जिज्ञासा ज़्यादा हो, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ खोजने का जिज्ञासा लगी रहती हो, तो ऐसे विद्यार्थी क्या होता है, सृजनात्मक विद्यार्थी होता है। हमारा ऑप्शन ये है उच्च क्रम समस्या समाधान, उच्च क्रम समस्या समाधान, ये तो बिल्कुल सही हो, ये तो सृजनात्मक की पहचान है विद्यार्थी की। अभिसारी सोच, ये क्या होता है, ये निम्न सोच होता है, जो साधारण बालक सोचता है उस तरह का सोच, तो ऐसा तो नहीं है, ये पहचान तो नहीं है, तो ये हमारा गलत है। एक चीज़ मिल गया एक। अगले चलते हैं, नवाचारी प्रयोग, बिल्कुल सही है, वो नया नया चीज़ को खोजता है, उसका प्रयोग करता है। चौथा वाला, जिज्ञासा की प्रबल भावना होता है, बिल्कुल होता है, हर चीज़ का को सीखने के उसमें जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो मेरा ऑप्शन निकल कर कौन सा आया, ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीख सकता है। अब यहाँ खाली स्थान दिया गया है, इसमें क्या भरना है, तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि जटिल और व्यापक। अगर किसी भी बालक को जटिल दे दिया जाए तो क्या वो सीखेगा, नहीं सीखेगा, कभी भी आसान से जटिल की तरफ जाना चाहिए, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या होगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, बिल्कुल राइट आंसर यही होना चाहिए हमारा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। अगर बच्चा कुछ पहले से सीखा है और इसी के संदर्भ में उसको आगे पढ़ाया जाए तो आसानी से वो मतलब कैच करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा वैसे बालक। ऑप्शन सी बोलता है अव्यवस्थित और असंगठित, बिल्कुल गलत, अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए, ना ही असंगठित होना चाहिए, व्यवस्थित तो होना ही चाहिए, इसलिए गलत है। ऑप्शन डी, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। उनके सामाजिक और संस्कृति से तो क्या होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, उससे मतलब जुड़ा होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन निकल कर कौन सा आया, ऑप्शन बी निकल कर आया, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कैसी पाठ्यक्रम होनी चाहिए, तो बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के लिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है, ये तो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है बोलता है, ये सक्रिय होना चाहिए, इसलिए ये तो सही नहीं होगा। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल ये भी गलत होगा, होती है, नहीं होती है कैसे हो जाएगा, क्षमता नहीं होती है, बच्चों में तो बहुत क्षमता होती है, इसलिए गलत है। ऑप्शन अगले ऑप्शन की तरफ, बच्चे रटने का माध्यम से, रटने जब आ गया तो बिल्कुल इसको काट दीजिए, इसको देखना ही नहीं। ऑप्शन डी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए बिल्कुल निकल कर आ गया आपका ऑप्शन। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान है डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषी जो बालक है
शिक्षक द्वारा वैसे बालक को किस रूप में देखा जाना चाहिए? प्रश्न ये बोल रहा है। ऑप्शन ए एक संसाधन, बिल्कुल सही है, देखना चाहिए संसाधन के रूप में, क्योंकि एक विद्यालय में अगर तरह तरह के भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो एक भाषा दूसरे भाषा को सीखने में सहायक होता है, बाधा नहीं होता है, इसलिए वो एक स्रोत हो गया, एक संसाधन हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा जो है सही दिख रहा है। अगला ऑप्शन है एक बाधा, बिल्कुल नहीं, ये बाधा नहीं होता है, ये क्या होता है? सहायक होता है। एक बोझ, बिल्कुल नहीं, बोझ भी नहीं होता है। और एक समस्या, ये समस्या नहीं होता है सर, ये समाधान होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक स्थान, तीसरा जनसंचार के साधन, चौथा है परिवार। तो जब बालक जन्म लेता है तो डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता है और न ही डायरेक्ट धार्मिक संस्थान में जाता है, न ही जनसंचार के साधन का उपयोग कर पाता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या होता है, करता है बच्चा? तो अपने परिवार में वो सीखता है, बोलने को सीखता है या उसके आसपास पर्यावरण से कुछ सीखता है। तो हमारा सबसे पहला जो समाजीकरण का जिम्मेदार है वो परिवार होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, परिवार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि इससे प्रश्न लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न नहीं हो। तो ऑप्शन ये है पुरस्कार और सजा। देखिए किसी में अगर सजा आ जाए, दंड आ जाए, तो समझिए वो निगेटिव ऑप्शन है, ये सही नहीं होगा। वेधन तथा प्रत्यास्मरण, अगर वेधन शब्द समझ में नहीं आए तो प्रत्यास्मरण में देखिए स्मरण शब्द इसमें दिया है, इस पर ध्यान दीजिए। स्मरण में क्या होता है? याद करना, रटना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है सहकर्मी, बातचीत और पाठ, ये सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग, बिल्कुल गलत है। कलन विधि आ जाए तो समझिए कि आपका निगेटिव ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया हमारा? ऑप्शन सी सहकर्मी, बातचीत और पाठ। पाठ क्या होता है? तो पाठ होता है संकेत और इशारों में बच्चों को बताना, यह एक पाठ कहलाता है। जैसे एक बच्चा साइकिल सीख रहा है, अगर वो साइकिल सीख रहा है, अगर उसको पीछे से पकड़ कर रखिए ताकि बच्चा गिरे नहीं, तो एक उसको सहारा अगर प्रदान हम लोग कर देते हैं तो बच्चा साइकिल सीख जाता है। उसी तरह अगर बच्चे के साथ हम सहकर्मी यानी उसके साथ साथ बिल्कुल साथ उसके अनुसार हम अगर उसके अनुसार काम करें, बच्चों के अनुसार काम करें, उसके बातों को समझें, तो शायद बच्चा जल्दी ज़्यादा सीख पाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? बहुत राइट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है तो एक तरह का क्या होता है? ये जैसे डिसकैलकुलिया एक तरह का विकार होता है। डिसकैलकुलिया में देखिए समझने के लिए क्या होता है कि डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब होता है गणना करना। तो गणना करने के लिए तो नहीं लिख रहा है, इसमें बोला लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो डिसकैलकुलिया मेरा नहीं होगा। अगला क्या है? डिसग्राफिया। तो ग्राफ किस चीज़ का, किस लिए यूज होता है? तो ग्राफ तो लिखने के लिए आता है, तो इसलिए मेरा ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। यही ऑप्शन सही होगा, डिसग्राफिया लिखने के लिए आता है और लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसग्राफिया जिसको हो जाएगी वो क्या होगा? उसको लिखने में दिक्कत होगा। डिसलेक्सिया नहीं होगा, डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता को
बाधित करता है, तो डिसस्पेसिया नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, डिस्ग्राफिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा दिया जाता है? तो सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम ऐसा कि उसमें संरचना करे बच्चा, उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करे। तो ऐसा ऑप्शन ए है प्रतिपादक शिक्षण। तो प्रतिपादक शिक्षण नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। पूछताछ आधारित शिक्षा, बिल्कुल ये ऑप्शन सही दिख रहा है। अगला ऑप्शन शिक्षण की व्याख्यान विधि, जिसमें व्याख्यान आ जाए तो समझिए क्या है ये, इस पर विचार ही नहीं करना है, व्याख्यान नहीं न करेंगे बच्चे को सामने। अगला ऑप्शन है रट कर, बिल्कुल गलत, रट कर आ गया तो बिल्कुल गलत होता है। हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी निकल कर आया है, ये ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पाड़ का सही उदाहरण क्या है? बिल्कुल पहले हमें बता दिया था, फिर एक क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए है सवालों के जवाब बताना, बिल्कुल नहीं, सवाल का जवाब बताना नहीं है। ऑप्शन बी है संकेत एवं इशारे देना, बिल्कुल राइट आंसर आपका ये होगा, संकेत एवं इशारे देना। किसी बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको संकेत एवं इशारे देकर उसको इंडिकेट करना है, तो वह उसको आगे कर पाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं भौतिक पुरस्कार देना, बिल्कुल नहीं, पुरस्कार तो देना ही नहीं है, और नहीं दंड देना है, नहीं सजा देना है। तो ऐसी स्थिति में तो पुरस्कार आ गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना, बिल्कुल गलत है ये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर निकल कर आ गया, संकेत एवं इशारे देना सही पाड़ का उदाहरण है। तो ये मेरा जो 19 क्वेश्चन था, मुझे बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कफ बन जा रहा है बार बार, इसलिए हम थोड़ा सा विचलित हो जा रहे हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया आपको पर डे जो हमारा शेड्यूल है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके बीच में रखा है, तो अपना आज कंप्लीट किया 19 क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा होगा और बहुत ही सटीक आपका ये प्रश्न है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए और इसको शेयर करिए ताकि बहुत से बच्चों को फ़ायदा हो सके। मैंने वही प्रश्न उठाया जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और पूछेगा, ये 100% है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह नहीं करेगा, इसी से कुछ बदल देगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर। ऑप्शन इसी तरह का होना चाहिए बिल्कुल। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? और अच्छा हो तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए दोस्तों, चूँकि सब्सक्राइब करेगा तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत चला जाएगा और मुझे लगेगा कि मेरा बनाया हुआ वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ तो मेरा सफल होता है मेहनत। इसलिए आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।